हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले एक हम हमेशा की तरह क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिसका जवाब आपको इस वीडियो में बीच में कहीं मिलेगा। तो गॉस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं सिमेट्रिक केसेस में, जो कि कूलॉम्स लॉ से निकालने में काफी ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह हमें करनी पड़ती। लेकिन इसके बाद भी गॉस लॉ ऑलवेज यूजफुल नहीं है। गॉस लॉ का इस्तेमाल करके हम कई जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, या कई जगह पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि गॉस लॉ गलत इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता है। तो कब गलत इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता है, कब हम इसका यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, इन चीजों को हम अभी यहीं पर डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है। तो गॉस लॉ बोलता है द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस क्या होता है? ऐसी सरफेस जो कि किसी वॉल्यूम को अपने अंदर कंटेन करती हो। क्लोज्ड सरफेस जैसे स्फेयर या सिलेंडर, ये सारी क्लोज्ड सरफेस हैं, इनके अंदर वॉल्यूम आ सकता है। लेकिन जैसे कि प्लेन पेपर की बात करें तो ये क्लोज्ड सरफेस नहीं है। इसके अंदर कहीं पर भी, जैसे एक पेपर को लो तो यहाँ पर कहीं पर भी वॉल्यूम यहाँ इनक्लोज होगा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसी को हम स्फेयर बना लेते हैं तो वहां पर वॉल्यूम एनक्लोज हो सकता है। तो जो फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। तो जो टोटल फ्लक्स लिंक्ड रहता है एक क्लोज्ड सरफेस के साथ, वो रहता है 1/ε टाइम्स चार्ज जो कि इनक्लोज किया है क्लोज्ड सरफेस ने। जैसे कि देखें यहाँ पर एक क्लोज्ड सरफेस बनी हुई है, इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है क्यू। तो इसमें से जो फ्लक्स निकल कर आएगा, फ्लक्स जो कि होता है ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन, जिसकी वैल्यू हमें मिलती है क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। क्यू एनक्लोज कौन सा चार्ज है? वो चार्ज है जो कि इस सरफेस के अंदर है। तो जो फ्लक्स की वैल्यू आ रही है वो है चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। जो एप्सिलॉन जीरो है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, या एयर की भी हम लगभग इतनी परमिटिविटी मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखें हम, तो चार्ज अगर अलग अलग बहुत सारे चार्ज होते तो नेट चार्ज हम कैसे निकालते? तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। अगर कुछ पॉजिटिव चार्ज कुछ नेगेटिव चार्ज होते तो हम पॉजिटिव जितने भी हैं उन्हें ऐड कर लेते, नेगेटिव जितने भी हैं उन्हें ऐड करके पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाले को सब्सट्रैक्ट कर देते। इस तरह से हमें टोटल चार्ज एनक्लोज पता चल जाता। ठीक है। अब जो फ्लक्स निकल रहा है इस सरफेस से बाहर, अगर इस चार्ज को हम मूव कराएं तो क्या वो चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फ्लक्स की वैल्यू लिखी हुई है, ये देखिए, ये कांस्टेंट दिख रही है हमें, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। इस चार्ज के ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं कर रही। कहीं पर भी चार्ज रखा हुआ हो अंदर, फ्लक्स हमें इतना ही मिलेगा। इसके अलावा इस पे से कई तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं कि अगर गॉसियन सरफेस, जो ये सरफेस है, इमेजनरी सरफेस है जिसे कि हमने चार्ज के अराउंड कंस्ट्रक्ट किया है, इसका एरिया डबल कर दिया जाए या एरिया में किसी भी तरह का चेंज कर दिया जाए, तो क्या फ्लक्स में चेंज होगा? तो नहीं होगा। फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो। ये नेट एनक्लोज्ड चार्ज है सरफेस के अंदर। तो एरिया को चेंज करने पर या चार्ज का ओरिएंटेशन अंदर किस तरह से अरेंज है, इन दोनों चीजों को चेंज करने पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। अब हम डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन के आंसर को, जैसे हमने सबसे शुरू में जिसके बारे में बात की थी कि गॉस लॉ इज नॉट ऑलवेज यूजफुल। कभी यूजफुल नहीं है। तो अंदर जो चार्ज है, अगर ये किसी भी तरीके से जीरो हो जाए, अगर क्यू नेट जीरो हो जाएगा तो फ्लक्स हमें नहीं मिलेगा। और फ्लक्स नहीं मिलेगा तो इस फ्लक्स बाहर नहीं निकल रहा। फ्लक्स के ही बेस पर गॉस लॉ की एप्लीकेशन बनती है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए गॉसियन सरफेस के अंदर हमने एक डाइपोल को रख दिया। डाइपोल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, क्यू का मैग्नीट्यूड माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और ये गॉसियन सरफेस है। अब इसमें से निकलने वाला नेट फ्लक्स हो जाएगा
जीरो, क्योंकि टोटल सम ऑफ चार्ज हो गया जीरो। मतलब कि डाइपोल के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ कहीं बाहर कैलकुलेट नहीं कर सकते, जबकि एक्चुअल में डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो कि गॉस लॉ से नहीं निकाली जा सकती। तो यहाँ पर ये यूजफुल नहीं रहता है। हम जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को गॉस लॉ से नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं पर चार्जेस का अरेंजमेंट, बहुत सारे चार्ज हैं इस तरह से, और आपने सिर्फ इतने को एनक्लोज मान लिया, और यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता रहे हैं, तो ये चार्ज तो बाहर रह गए, ये एनक्लोज हो ही नहीं रहे, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई देगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में, जबकि एक्चुअल में इनका कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इस केस में भी गॉस लॉ फेल हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशंस की। इसका इस्तेमाल करते हुए हम किन किन केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। एक वायर है जो कि इनफाइनाइट है, बहुत ही लंबा, या लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाला केस भी बोलते हैं हम। इस केस में हमें यहाँ इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ या यहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसपे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है अगर वायर पे टोटल चार्ज क्यू है और वायर की लेंथ एल है, तो पर यूनिट लेंथ, इसकी टोटल लेंथ से टोटल चार्ज को डिवाइड किया तो पर यूनिट लेंथ लैम्डा चार्ज मिल रहा है हमें। यह है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिट हो जाएगी कूलोम पर मीटर। इतना इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। इस वायर से मान लीजिए कुछ दूरी पर, इतनी दूरी पर आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो इसे एनक्लोज करने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही होंगी, पूरे में पॉजिटिव चार्ज है। तो इसे इतनी दूरी तक एनक्लोज करने के लिए हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना ली है जो कि सिलेंड्रिकल शेप की है। यहाँ से यहाँ तक जिस सिलेंडर की रेडियस दी हुई है आर, और इसकी लेंथ रहेगी आपकी इस वायर की लेंथ के बराबर। देखते हैं इससे किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी सेम वही डायग्राम है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो टोटल फ्लक्स गॉस लॉ के अकॉर्डिंग निकलता है क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर जो पूरा एक वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसके पास चार्ज कितना है, तो चार्ज है क्यू बराबर लेमडा एल। टोटल इसके पास चार्ज है, पर यूनिट लेंथ चार्ज लेमडा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और एल इसकी लेंथ है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो। तो ये तो फ्लक्स आ गया। फ्लक्स की एक और डेफिनेशन, हम फ्लक्स को हम डिफाइन किस तरह से कर रहे थे, ई डॉट डी एस, ये था फ्लक्स। तो यहां पर एरिया किसका आएगा, गॉसियन सरफेस का एरिया आएगा। गॉसियन सरफेस कौन सी ली है हमने, सिलेंड्रिकल ली है, तो सिलेंडर का ये लेटरल सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि फील्ड लाइंस हमेशा इस तरह से निकल रही हैं। बहुत लंबा वायर है तो कहीं पर भी फील्ड लाइंस इस तरह से नहीं जा रही हैं, फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसलिए जो सिलेंडर है इसका लेटरल सरफेस एरिया हम लेंगे, और ये वाला जो एरिया है ऊपर की साइड वाला, इधर से कोई फील्ड लाइन नहीं जा रही है, देखिए ये हमेशा पैरेलल आ रही है, तो इस वाले एरिया से हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो एरिया है इसका छोटा सा एलिमेंट हम ले लेते हैं, और जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिलेंडर का टोटल एरिया कैसे बनेगा, टू पाई आर, नीचे ये एरिया सर्कल की सरकमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो ये बन जाता है सिलेंडर का एरिया, टू पाई आर एल। ये आ गया फ्लक्स। फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन जीरो लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन जीरो। एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो आर। इससे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो है लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो आर, जहां पर आर है डिस्टेंस, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस से, वायर से जितना ज्यादा दूर रहेगा उसके एंटी प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। ये एक एप्लीकेशन थी गॉस लॉ की। इसे सिमेट्रिकल वे में हमने रखा था बीच में। अब यहाँ पर फ्लक्स जो हमने डायरेक्ट देखा कि ई इंटू एरिया रख दिया, जबकि फ्लक्स होना इस तरह से चाहिए था, ई ए और कॉस थीटा। थीटा क्या होगा, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच बनने वाला एंगल। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो फील्ड लाइंस इस तरह से आ रही हैं, ये
अब यहाँ पर एरिया देखें, एरिया जो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया है, एरिया हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया भी सेम डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट पे देखिए इधर एरिया इधर है, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बनने वाला एंगल है 0 डिग्री, जिस वजह से 0 डिग्री होने के कारण cos 0 डिग्री वैल्यू देता है 1, तो हमने फ्लक्स को डायरेक्ट लिख दिया था E इंटू ए, और ए था 2 π r l। तो ये हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर। अब इसी के साथ चलते हैं इस गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन पर। अब यहां पर हम देखेंगे गॉस लॉ की जो सेकंड एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक प्लेन शीट है जिसपे कि चार्ज दिया हुआ है। चार्ज किस तरह से दिया हुआ है, एक शीट है जिसपे इधर भी चार्ज है और इधर भी, दोनों तरफ चार्ज है। इनफाइनाइट इसलिए ली है ताकि सिमेट्री बनी रहे और लास्ट के पॉइंट्स पे फील्ड लाइंस इधर उधर फैले ना, है ना। तो इसका अगर मान लीजिए टोटल एरिया है वन साइड का ए, और इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, इसके पास जो टोटल चार्ज है वो पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके पास रहेगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज सीट के पास क्यू है डिवाइड बाय सरफेस एरिया है ए, तो ये हो जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कूलॉम मीटर पावर -2। एरिया होता है मीटर स्क्वायर, इसे हम ऊपर ले गए हैं। अब यहां पर देखिए इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो दूसरा डायग्राम है, देखिए यहां पर ये बता रहा है दोनों तरफ गॉसियन सरफेस गई है ना। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, दोनों तरफ दिख रहा है। इसी को हमने क्लियरली यहाँ पर विजुअलाइज करने की कोशिश की है कि ये जो प्लेन शीट है इससे जो फ्लक्स निकलेगा, फील्ड लाइंस निकलेंगी, इस तरह दोनों तरफ निकलेंगी, ये जा रही है फील्ड लाइन। तो गॉसियन सरफेस जो रहेगी, अगर इसका एरिया ए है प्लेन शीट का, तो गॉसियन सरफेस के पास ए एरिया इधर होना चाहिए, ए एरिया इधर होना चाहिए, तो गॉसियन सरफेस का एरिया हो जाता है 2a। ए इस तरफ का, ए इस तरफ का, दोनों एरिया को हमने ऐड कर दिया है। तो यहां पर जो फ्लक्स निकल के आएगा ई इंटू एरिया कितना है, ए एरिया इस तरफ लिया है, ए एरिया इस तरफ लिया है 2a, और एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच कितना बन रहा है, तो एरिया की डायरेक्शन यही रहती है, उस पर नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है, तो दोनों के बीच एंगल बन रहा है 0 डिग्री, इस वजह से cos 0 डिग्री वन वैल्यू देगा, तो फ्लक्स हो जाता है E इंटू 2a। और गॉस थ्योरम से हमें पता है टोटल फ्लक्स की वैल्यू होती है Q बाय एप्सिलॉन 0। अब बस यहाँ पर इन दोनों चीजों को कंपेयर कर देना है, Q की वैल्यू रख देते हैं हम। Q कितना होगा, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया है तो टोटल चार्ज हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो यहाँ पर हमने Q की वैल्यू रख दी है सिग्मा इंटू ए, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। इस फ्लक्स को इससे कंपेयर कर लेते हैं हम E इंटू 2a से, तो यहाँ ये से ये कैंसिल हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0। ये वैल्यू मिल रही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि वायर के केस में डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही थी, लेकिन इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। और हम बार बार इनफाइनाइट क्यों ले रहे हैं, तो देखिए हमें सिमेट्री के अकॉर्डिंग काम करना है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यहाँ इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह से आ रही है, यहाँ दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो ये फैल नहीं पा रही, इस वजह से एक दूसरे को रिपल्स कर रही हैं, तो ये इस तरह से आ रही। लेकिन अगर एंड पॉइंट पे देखें तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फैलने लगेंगी, इसलिए हम टर्म यूज करते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कि इतना लार्ज है ये प्लेन शीट कि इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट पॉइंट पे जाके इधर उधर फैलेगी, उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हम मान सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में आपके साथ फिर से मिलेंगे, कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करेंगे और टॉपिक्स आगे के जारी रखेंगे। ठीक है बेटा, साथ में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।